ईरान ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को धमकाते हुए अब तक के सबसे बड़े हमले और बदले का वादा किया है। दमिश्क में हुए ईरानी कॉन्सुलेट पर इजरायली हवाई हमले में 11 लोगों की मौत के बाद ईरान ने इजरायल को खुली धमकी दी है और कहा है कि इसका अंजाम बेहद खतरनाक होगा जो नेतन्याहू को भुगतना पड़ेगा। ईरान के गैर मुल्की वजीर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन ने नेतन्याहू को धमकाते हुए कहा कि गजा में बुरी तरह हारने के बाद वो पागल हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि इजरायल के हमले ने तमाम सिफारती ताल्लुकात और सलासी के सभी उसूलों को तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, ईरान के डिप्लोमेट हुसैन अकबरी ने तो इजरायल को धमकी भी दे दी है और कहा है कि ईरान की तरफ से इसका जवाब और भी खतरनाक होगा। तेहरान में ईरान के लीडरान ने हमले की सख्त लफ्जों में मजम्मत करते हुए माकूल जवाब का वादा किया है। लीडरान ने कहा कि हमले में ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी और जाहिदी के डिप्टी जनरल हाजी रहीमी के साथ लंबे वक्त से ईरानी हुकूमत की हिमायत कर रहे कई डिप्लोमेट भी मारे गए। उन्होंने आगे कहा कि सीरिया लेबनान में अल कुद्स फोर्स के जनरल स्टाफ के चीफ ब्रिगेडियर जनरल हुसैन अमीरुल्लाह भी मारे गए लोगों में शामिल हैं। गजा में लड़ाई शुरू होने के बाद से इजरायल लेबनान और सीरिया में ईरानी टारगेट्स पर लगातार हमले कर रहा है। ताहम ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है जिसमें ईरानी फौज के बड़े कमांडर हलाक हुए हैं। हमले में मारे गए ब्रिगेडियर जनरल जाहिदी ने लेबनान और सीरिया में अल कुद्स फोर्स और ईरानी इंटेलिजेंस के कई अहम ओहदों पर काम कर रहे थे। इसके अलावा वो हिजबुल्लाह के काफी करीब थे जो लगातार हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट को मजबूत करने में लगे थे। उधर इजरायली हमले से सीरिया भी गुस्से में है। सीरिया के गैर मुल्की वजीर फैजल मेकदाद ने हमले वाली जगह का दौरा किया और कसम खाई कि इजरायली तबाही नजदीक है और हम सही वक्त पर इसका जवाब देंगे। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि इजरायल के हवाई हमले में आम लोग मारे जा रहे हैं। वहीं हमले को लेकर अमेरिका ने भी बयान दिया है और कहा है कि हमें ईरानी डिप्लोमेट मिशन पर हमलों की रिपोर्ट मिली है, लेकिन हम अभी इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। ईरानी लीडरान को शक है कि इस हमले में अमेरिका भी शामिल है, क्योंकि अमेरिका और इजरायली खुफिया अफसरान लगातार सीरिया के अंदर ईरानी एसेट्स के खिलाफ साजिश में लगे हैं। द गार्डियन ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियार लगातार इजरायल को मिल रहे हैं, जिसका इस्तेमाल गजा में कत्लेआम के लिए हो रहा है। अमेरिका न सिर्फ इजरायल की हथियारों से मदद कर रहा है, बल्कि यूनाइटेड नेशन में भी उसको बचा रहा है। अखबार ने आगे लिखा कि अमेरिका के जंगबंदी के तमाशे के बीच इजरायल को सालाना मिलने वाली $4 बिलियन की फौजी मदद बिना किसी रोक टोक के इजरायल आ रही है। अमेरिका एक तरफ तो गजा के मुसलमानों को 2 वक्त की रोटी देने में कदम पीछे खींच चुका है, वहीं उसे अरबों डॉलर के हथियार इजरायल को देने में कोई गुरेज नहीं है। खाना पानी ना मिल पाने की वजह से हजारों फिलिस्तीनी मुसलमान रोज दम तोड़ रहे हैं, लेकिन उनको रोटी की जगह अमेरिकी मिसाइल और गोले मिल रहे हैं। अमेरिका एक तरफ तो इंसानी हुकूकों और आजादी का परचम बुलंद करता है, लेकिन इजरायल के कत्लेआम से नजरें फेर लेता है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद से ही अमेरिका इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा है। कई जानकार बताते हैं कि जंग में अमेरिकी सदर जो बाइडेन अपनी रोटियां सेक रहा है। एक तरफ तो वो जंगबंदी की कोशिशें दिखा अरब मुल्कों की खुशामद करता है, तो वहीं इजरायल को हथियार भेज यहूदी बिरादरी का यकीन जीतता है। अमेरिका की इसी दोहरी नीति का खामियाजा गजा के बेगुनाह मुसलमान भुगत रहे हैं। फिलहाल जंग खत्म होने के कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि अमेरिका आग में रह रह कर घी डाल रहा है। स्वीडन में कुरान पाक जलाने वाला शख्स सलवान मोमिका की नॉर्वे में मौत की खबर है। खबर के मुताबिक रेडियो गेनेवा सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी थी, लेकिन बाद में अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो मौत की वजूहात का अभी पता नहीं चल पाया है। मोमिका ने खुलेआम कई बार कुरान पाक जलाया था, जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमान उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। उसने इस्लाम छोड़कर ईसाई मजहब अपनाया था। मोमिका ने ना सिर्फ कई बार कुरान पाक जलाई थी, बल्कि इस्लाम और पैगंबर साहब के खिलाफ नफरती बयानबाजी भी करता था। अपने आप को एक एक्टिविस्ट कहने वाला सलवान इराक का रहने वाला था। उसने 2018 में इराक छोड़ स्वीडन में पनाह ली थी। सितंबर 2023 में स्वीडन के मलामो शहर में जब लोग उसे कुरान जलाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, तब शहर के कई इलाकों में तशद्दुद फैल गया था। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के सदर मौलाना तौकीर रजा खान को जिला जज की अदालत ने फरार मुकर्रर किया है। सुनवाई के दौरान मौलाना के पेश नहीं होने पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए ये हुक्म दिया। साथ ही तीसरी बार गैर जमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस को आगे की कार्रवाई करने को कहा। एडीजी कोर्ट से बरेली में 2010 के दंगों के मास्टरमाइंड समझे जाने वाले मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ 2 बार गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं।
पीर को जिला जज विनोद कुमार की अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन रजा पेश नहीं हुए। डीजीसी सुनीत कुमार पाठक ने बताया कि मौलाना तौकीर रजा के पेश नहीं होने पर अदालत ने उन्हें फरार मुकर्रर कर दिया है। ताहम इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के मीडिया जिम्मेदार मुनीर इदरीशी ने बताया कि मौलाना तौकीर दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही वो कोर्ट में हाजिर होंगे। द हिंदू अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि आरएसएस से जुड़ी एक तंजीम कैंप लगाकर पाकिस्तान से आए हिंदू बिरादरी के लोगों को सीएए कानून के लिए जरूरी कागजात जारी कर रहा है। अखबार ने आगे कहा कि जारी किए जा रहे दस्तावेजों का इस्तेमाल शहरियत साबित करने के लिए किया जाएगा। तंजीम सीमाजन कल्याण समिति, जो पाकिस्तानी सीमा से लगे इलाकों में काम करती है, उसने राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के लगभग 330 लोगों को होम मिनिस्ट्री के पोर्टल में एप्लीकेशन में मदद की है। हाल ही में सीएए से जुड़े जिम्मेदारों ने अखबार को बताया था कि मकामी तंजीम या पुजारी कई ऐसे कागजात जारी कर सकते हैं जिसके बिना शहरियत के लिए एप्लीकेशन दाखिल नहीं किया जा सकता। तंजीम से जुड़े एक वकील विक्रम सिंह राजपुरोहित ने द हिंदू अखबार को बताया कि क्योंकि तंजीम रजिस्टर्ड है, इसलिए वो कागजात जारी कर सकती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि तंजीम के एक अफसर त्रिभुवन सिंह राठौड़ कागजातों पर दस्तखत कर रहे हैं। इसके अलावा पुजारी भी मजहब से जुड़े सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, जिसे एक हलफनामे के साथ जमा किया जा रहा है। लोकसभा इंतखाबात के मद्देनजर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी बिगुल फूंक दिया है। मेरठ के बाद पीएम ने उत्तराखंड के रुद्रपुर और उधम सिंह नगर में जलसे को तकरीर दी। इस दौरान पीएम ने कहा, पिछले 10 सालों में उत्तराखंड में जितनी तरक्की हुई उतनी आजादी के 60 से 65 साल में नहीं हुई। बीते 10 वर्षों में जितना विकास उत्तराखंड का हुआ है, उतना आजादी के बाद के 60-65 साल में भी नहीं हुआ है। आज उत्तराखंड हर प्रकार की आधुनिक कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है। उत्तराखंड में भाजपा ने गरीबों को 85,000 पक्के घर बनाकर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर और राज्यसभा पार्लिमानी मेंबर संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। संजय सिंह को दिल्ली के मुबैना शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली है। आपको बता दें, वो 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। मालूमात के मुताबिक ईडी ने भी कहा कि उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की सदारत वाली 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। ताहम जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट के जरिए तय की जाएंगी। संजय सिंह को ईडी ने 6 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। संजय के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि हमारे मुवक्किल 6.5 महीने से ज्यादा वक्त से अदालती हिरासत में हैं। अब तक मनी ट्रेल साबित नहीं हो पाया है। जेल में रहने की कोई वजह नहीं है। इस दौरान ईडी के वकील ने जमानत दरख्वास्त की मुखालफत नहीं की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम अपील कबूल करते हैं और संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का हुक्म देते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, न सिर्फ हमने बल्कि दुनिया के ताकतवर मुल्कों ने भी इसको नोटिस किया है कैसे अपोजिशन के लीडरों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। न सिर्फ हमने बल्कि दुनिया के ताकतवर मुल्कों ने भी इस चीज का जो है इसको नोटिस किया है। किस तरह इलेक्शन से पहले चुन चुन के ऑपोजिशन के लीडरों को निशाना बनाया जा रहा है। केजरीवाल साहब अब दूसरे चीफ मिनिस्टर हैं जिनको हाल ही में गिरफ्तार किया है, और ये इनका गिरफ्तार होना और एजेंसियों को इस तरह इस्तेमाल करना, ये इस मुल्क की जमहूरियत के लिए जो है एक बहुत खतरनाक सूरत हाल है, और मुल्क को जो है बहुत आगे तक इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब हम तो ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जो है इस चीज का जो है इसको नजरअंदाज ना करें और इलेक्शनों में इस तरह एजेंसियों को इस्तेमाल जो है उस पर रोक लगाएं। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने मंगलवार को बड़ा दावा किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कई आरोप भी लगाए। आतिशी ने यह दावा किया है कि बीजेपी ने उन्हें ऑफर दिया है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। देश भर के लोगों को ये बताना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे
भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोकसभा इंतखाबात की तारीखें सामने आ चुकी हैं और मुल्क में इस वक्त इंतखाबी माहौल बना हुआ है। इस इंतखाबी माहौल के बीच पीर को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों से जुड़े मामले को सुना, जिसमें ईवीएम के साथ सारी वीवीपैट पर्चियां भी गिनने के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। वहीं अब इलेक्शन कमीशन से इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। आपको बता दें, फिलहाल वीवीपैट पर्चियों के जरिए रैंडम तौर पर चुने गए सिर्फ 5 ईवीएम के वेरिफिकेशन का उसूल है। वहीं अब जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सामाजिक कारकुन अरुण कुमार अग्रवाल के वकीलों की दलीलों को सुना। इसके बाद दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन और मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया। अरुण कुमार अग्रवाल ने अपने दरख्वास्त में कहा कि हुकूमत ने तकरीबन 24 लाख वीवीपैट की खरीद पर करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन 20,000 वीवीपैट पर्चियां ही तस्दीक होती हैं। अब कोर्ट में अगली सुनवाई 17 मई को हो सकती है। आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के झूठे इश्तेहार मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण मंगल को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए, जहां दोनों ने कोर्ट से बिना शर्त के माफी मांग ली। ताहम सुप्रीम कोर्ट उनकी इस माफ़ी से खुश नहीं है और फटकार लगाते हुए कोर्ट के हुक्मों को संजीदगी से लेने को कहा। बता दे, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अदालत का हुक्म ना मानने के मामले पर जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने मंगल को सुनवाई की। इन दोनों की तरफ से पेश वकील बलबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। इस पर बेंच ने पूछा कि रामदेव का हलफनामा कहाँ है। इस पर रामदेव के वकील ने कहा कि दोनों ने माफी मांग ली है और दोनों कोर्ट में हाजिर हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह अदालती कार्रवाई है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हम सिर्फ आपकी माफी से खुश नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पतंजलि इश्तेहार छाप रहा था। आप 2 महीने के बाद अदालत के सामने पेश हुए हैं, इसलिए बहाना मत बनाइए। जिसके बाद रामदेव के वकील ने कहा कि आगे कभी भी ऐसा नहीं होगा। पहले जो गलती हो गई उसके लिए माफी मांगते हैं। रामदेव ने भी अदालत से माफी मांगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को 1 हफ्ते के अंदर नया हलफनामा दाखिल करने का मौका दिया है। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात के लिए बिगुल बज चुका है। वहीं इस बीच लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ ओडिशा में असेंबली इंतखाबात भी होने हैं। ऐसे में ओडिशा असेंबली इंतखाबात 2024 के लिए बीजेपी ने 112 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने पुरी से जयंत कुमार सारंगी, कटक सदर से प्रकाश चंद्र सेठी और भुवनेश्वर सेंट्रल से जगन्नाथ प्रधान को मैदान में उतारा है। उड़ीसा में 147 असेंबली सीटें हैं और पार्टी अकेले इंतखाबात लड़ रही है। ओडिशा बीजेपी के सदर मनमोहन सामल चंदबली से और मनोज कुमार मेहर जूनागढ़ से इंतखाब लड़ेंगे। शिशिर मिश्रा को हिंजबली से मैदान में उतारा है, जहां उनका मुकाबला बीजेडी चीफ और वजीर आला नवीन पटनायक से होगा। बता दें, बीजेपी नवीन पटनायक से सत्ता हासिल करने के इरादे से सूबे में 100 से ज्यादा इंतखाबी रैलियां करेगी, जिसके लिए बीजेपी ने लीडरान की लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के नाम भी शामिल हैं। बताते चले, पीएम नरेंद्र मोदी पहले ही ओडिशा में 2 रैलियों को खिताब कर चुके हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 का जिक्र करते हुए साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। बता दें, बीते पीर को राजस्थान के जोधपुर में एक इंतखाबी रैली को तकरीर देते हुए अमित शाह ने कहा कि मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू करके गलती की थी। इस गलती को मरकज की मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को खत्म किया और जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराया। इतना ही नहीं, शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल पहले मुल्क में यूपीए की हुकूमत थी और मुल्क के मुस्तकबिल को सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने तारीख बना दिया था। यूपीए की सरकार थी और देश के भविष्य को अंधकार कर सोनिया मनमोहन ने रख दिया था। 2014 में देश और राजस्थान की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया और 10 साल में मोदी जी ने देश के अंदर हर क्षेत्र में परिवर्तन लाने का काम किया है। देश के 60 करोड़ गरीबों को मोदी जी ने पहली बार दिल्ली की सरकार गरीबों की सरकार होती है, इसका विश्वास दिलाने का काम किया है।
राजस्थान एसआई भर्ती एग्जाम 2021 में पेपर लीक और डमी कैंडिडेट के मामले में राजस्थान पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान पुलिस एकेडमी से 20 ट्रेनी एसआई को डिटेन किया है। ये कार्रवाई एग्जाम में धोखाधड़ी के इल्जामों के बाद की जा रही है। इस मामले में अब तक 15 ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसओजी ने एसआई भर्ती एग्जाम 2021 में पास हुए सभी ट्रेनी एसआई की डमी एग्जाम ली थी। ट्रेनी एसआई को वही पेपर सॉल्व करने के लिए दिया गया था जो साल 2021 के एग्जाम में आया था। एग्जाम में बैठे 400 से ज्यादा ट्रेनी आधे सवालों का भी जवाब नहीं दे पाए। राजस्थान पुलिस के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि पेपर लीक मामले की जांच करने वाली मुल्क की किसी भी एजेंसी ने डमी एग्जाम नहीं लिया है। एग्जाम दोबारा लेने से हमें काफी नई जानकारियां मिली है। हमारी जांच से जो नए सबूत मिले हैं उसे हम कोर्ट में पेश करेंगे। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें तहजीब टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।